नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को दिखाए तेवर, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने कहा फेल रही योगी सरकार, मायावती ने कहा सरकार के कथनी और करनी में फर्क। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए कहा कि ये जुमलेबाज सरकार है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला कर हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हर व्यक्ति का अपमान किया है और इसने पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अधिक झूठ बोला है। ऐसा लगता है कि बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को दिखाए तेवर, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सियासी दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी विकास शासन को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन उसी के कुछ विधायक अपनी ही सरकार को तेवर दिखा रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जिले के एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को तेवर दिखाते हुए धरने की चेतावनी दी है। दरअसल महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे थे। योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाने के कार्यक्रम में फरेंदा से बीजेपी के विधायक बजरंग बहादुर सिंह का दर्द छलक आया। बजरंग बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी को ये चेतावनी दे दी कि अपनी ही सरकार में हम धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। हुआ ये कि फरेंदा के बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी से कहा कि बाढ़ से खालीगढ़ में काफी तबाही हुई है। खालीगढ़ में बाढ़ से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए और सभी सड़कें समय से ठीक कराई जाएं। 315 फरेंदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बजरंग बहादुर ने खालीगढ़ को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग भी की। बजरंग बहादुर सिंह ने यहां तक कह दिया कि इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया और हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ऐसा न हो कि मैं अपनी ही सरकार में धरने पर बैठ जाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जनता का काम नहीं हुआ तो धरने पर बैठने से परहेज नहीं करूंगा। गौरतलब है कि कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यूपी की योगी सरकार अपने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए अभियान चला रखा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने कहा फेल रही योगी सरकार, मायावती ने कहा सरकार के कथनी और करनी में फर्क। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार का कामकाज का रिपोर्ट सौंपा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, हमने इन 4.5 साल में सुशासन की सरकार चलाने का पूरी कोशिश की है। हमने राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। पिछले 4.5 साल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। हमने पूरे राज्य में काफी अच्छा काम किया है। सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष ने हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ऊपर सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। इसके अलावा अपने इसकी ट्वीट में योगी सरकार की कमियां गिनाते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी लिखा है। उन्होंने लिखा, लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर, किसान को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में और महंगाई रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार फेल रही।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार के 4.5 पूरे होने और उनके द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्ष का विज्ञापन व दावे अधिकांश हवाई व जमीनी हकीकत से बहुत दूर। इनकी कथनी व करनी में अंतर होने के कारण खासकर यहाँ की बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि से जनता की बदहाली जग जाहिर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, जानिए किसान नेता राकेश टिकैत ने क्यों कहा कि आखिर यह छलावा नहीं तो और क्या। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार किसानों के हित के लिए अब तक कई घोषणाएं कर चुकी है। इसके अलावा उनको फसल पर दी जाने वाली MSP में भी बढ़ोतरी कर चुकी है, मगर राकेश टिकैत सरकार से किसी तरह से संतुष्ट होते नहीं दिखते हैं। बीते 9 माह से दिल्ली की सीमाओं को जाम करके किसान धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। इन किसानों के धरने की वजह से दिल्ली की कुछ सीमाओं के आसपास रहने वालों का रोजगार बंद हो चुका है। छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट जैसी दुकानें बंद हो चुकी हैं। पेट्रोल पंपों पर पहले जितनी बिक्री होती थी वो भी खत्म हो गई है। बॉर्डर पर बने पेट्रोल पंपों पर जहां भारी वाहनों की लाइन लगती थी, अब वो खाली पड़े होते हैं। आसपास के गाँवों के रहने वाले भी इन आंदोलनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किसानों के साथ उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला है। केंद्र सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जबकि NSO की रिपोर्ट 2019 बता रही है कि 6 साल में किसान की खेती से होने वाली आय 48% से घटकर 38% रह गई। आखिर वो कौन सी जादुई छड़ी है जिससे 3 माह बाद आमदनी दोगुना हो जाएगी। आखिर यह छलावा नहीं तो और क्या। #farmers protest। खैर, राकेश टिकैत केंद्र सरकार की हर योजना का विरोध ही करते दिखे हैं और उसमें कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जबकि NSO की रिपोर्ट 2019 बता रही है कि 6 साल में किसान की खेती से होने वाली आय 48% से घटकर 38% रह गई। आखिर वो कौन सी जादुई छड़ी है जिससे 3 माह बाद आमदनी दोगुना हो जाएगी। आखिर यह छलावा नहीं तो और क्या। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें देश के कुछ राज्यों के किसानों को फलों के दामों को लेकर तुलना की थी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि हिमाचल के किसान को सेब का दाम नहीं, मध्य प्रदेश में मिर्च का दाम नहीं, महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर का दाम नहीं। आखिर कहाँ जाए किसान, पूछता है किसान। सरकार क्यों नहीं फिक्स करती फल और सब्जियों के दाम। फलों के ट्वीट के बाद अब उन्होंने NSO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है और पूछा है कि 3 माह बाद आमदनी दोगुनी कैसे हो जाएगी। सरकार इसका कोई नया फॉर्मूला बताएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वारा आगरा से करेंगी चुनावी रैलियों का शंखनाद, शुरू हुई तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा आगरा से उप विधानसभा चुनाव को शंखनाद करेंगी। यहाँ 7 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा, बस यात्रा का शुभारंभ करने के साथ वो रैली करेंगी। आगरा रैली के लिए शनिवार को राष्ट्रीय सचिव राहित चौधरी और तौफीका आलम ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद रैली के लिए संभावित स्थल देखे। उपरा में अगले वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रियंका 7 अक्टूबर को आगरा आएंगी। यहाँ वो पश्चिमी उपरा की प्रतिज्ञा यात्रा को झंडा दिखाएंगी। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के नेतृत्व में पश्चिमी उपरा में होने वाली यात्रा में पार्टी के 10 वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। आगरा रैली की तैयारियों के लिए शनिवार दोपहर छिली ईट रोड स्थित हरियाली वाटिका में राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी ने आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, एटा, इटावा, बरेली व अलीगढ़ के जिला व शहर अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कोठी मीना बाजार मैदान, रामलीला मैदान, तारघर मैदान और GIC मैदान को देखा। रोहित चौधरी की रिपोर्ट के बाद रैली के लिए जगह तय होगी। प्रियंका गांधी वारा पहली बार आगरा आ रही हैं। आगरा में उनकी पहली रैली होगी। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। राहुल गांधी यहां कई बार आ चुके हैं। टीम प्रियंका ने आगरा में डेरा डाल दिया है। वो यहां रैली की तैयारियों को देखने के साथ ही स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहकर जानकारी जुटाते रहेंगे। राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी सोमवार से आगरा में रुककर रैली की तैयारियां कराएंगे। बिहार में माफिया खुलेआम उड़ा रहे NGT प्रतिबंध की धज्जियां। नीतीश की पुलिस की नाक के नीचे जारी है रेत का खनन। जी हां दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 30 सितंबर तक बालू खनन पर रोक लगाने के बावजूद बिहार के कई जिलों में रेत माफिया खुलेआम प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नीतीश राज में रेत खनन का अवैध धंधा पुलिस और जिला प्रशासन की नाक के नीचे जारी है। कहीं पुलिस अगर कड़ाई करती है तो पुलिस पर हमले या अधिकारियों को तबादले का सामना करना पड़ता है। बिहार में आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले देखे गए हैं जहां माफियाओं ने अपने क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया।
ऐसा लगता है कि बिहार में पुलिस और अधिकारियों के लिए केवल 2 ही विकल्प रह गए हैं, या तो उनकी अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद लें या परिणाम भुगतें। नतीजतन कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने कथित तौर पर रेत माफियाओं के साथ हाथ मिलाया है और अवैध कारोबार से होने वाली आय को साझा करते हैं। हाल में भोजपुर जिले के राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद जिले के सुधीर कुमार पोरिका नामक 2 एसपी रैंक के अधिकारियों सहित 41 अधिकारियों को उनके जिलों में रेत माफियाओं के साथ कथित संबंधों के लिए निलंबित किए जाने से यह साबित हो गया है। उन्हें जुलाई में निलंबित कर दिया गया था और आर्थिक अपराध शाखा ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और जांच जारी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के बयान पर कांग्रेस का हमला, कहा पलटी मार सीएम के तौर पर याद करेगी जनता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो कार्य उन्होंने किए हैं उसे आने वाले समय में लोग जरूर याद करेंगे। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इस बयान पर कई तरह के कयास लगा रहा है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भावनात्मक तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके न रहने के बाद भी जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं उसे लोग जरूर याद रखेंगे, लेकिन विपक्ष को नीतीश कुमार के इस बयान पर भी बहस का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को ये एहसास हो चुका है कि वो बतौर मुख्यमंत्री ज्यादा दिन शासन करने वाले नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने इस तरह की बात कही है। राजेश राठौर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 16 साल में सीएम नीतीश 7 बार मुख्यमंत्री तो जरूर बने, लेकिन उनकी पहचान एक असफल मुख्यमंत्री के तौर पर ही की जाएगी। बिहार में उन्होंने क्या विकास किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरएसएस के सामने घुटने टेक दिए हैं। वहीं कांग्रेस से 2 कदम आगे निकलते हुए आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार की जनता सीएम नीतीश कुमार को बिहार के सबसे असफल मुख्यमंत्री के तौर पर याद करेगी। सत्ता के लिए जिस तरह से उन्होंने बार बार गठबंधन को बदला, जनता उन्हें बतौर पलटीमार मुख्यमंत्री याद करेगी। इधर विपक्ष के आरोपों के बाद जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने पलटवार करते हुए कहा, सीएम नीतीश कुमार ने ही बिहार को -10 से +10 की तरफ मोड़ा है। बिहार में सड़क, पुल, पुलिया और स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार ने क्रांति लाई है। आज मजदूर की बेटी भी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर रही है। महिलाएं नीतीश राज में ही सशक्त हुई हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान, संगठन ने कहा शांतिपूर्ण रहेगा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर के भारत बंद के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संगठन ने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा और किसान यह सुनिश्चित करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। मोर्चा बीते शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। बंद के दौरान एम्बुलेंस और दमकल सेवाओं सहित केवल आपातकालीन सेवाओं को ही काम करने की अनुमति होगी। बयान के अनुसार किसान मोर्चा ने समाज के सभी वर्गों से किसानों के साथ आने और बंद का प्रचार करने की अपील करने को कहा है, ताकि जनता की असुविधा को कम किया जा सके। मोर्चा ने कहा, बंद शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होगा और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट मिलेगी। 40 से अधिक किसान संघों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बंद के संबंध में आगे की योजना के लिए 20 सितंबर को मुंबई में एक राज्य स्तरीय तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी। उसी दिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 22 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी थामेंगे कांग्रेस का दामन, जानिए पार्टी की रणनीति। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी इस महीने के आखिर तक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि अगर पंजाब प्रदेश कांग्रेस में चल रही उथल पुथल अगले कुछ दिनों में पूरी तरह खत्म हो गई तो कन्हैया और जिग्नेश 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के अनुसार गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इन दोनों युवा नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि अगर पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई तो कन्हैया और जिग्नेश 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया जेएनयू में कथित तौर पर देशविरोधी नारेबाजी के मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए थे। वो पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ भाकपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। हालांकि वो हार गए थे।
दूसरी तरफ दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जिग्नेश गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं।